नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है हमारा नियमित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, और खेल खिलाड़ी में आज हम बात करेंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसलों के बारे में। कहा जाता है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो विपरीत परिस्थितियों में और दिव्यांगता के साथ ये खिलाड़ी किस तरह से अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इनके हौसले अभी और कितने आगे जा सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित हैं परिमल कुमार चौधरी जी, जो कि कैप्टन हैं दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के, और साथ ही गिरीश सिंह पटवाल जी भी हमारे साथ में हैं। बीसीसीआई लेवल ए इंडियन कोच हैं और पूर्व रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं, सेक्रेटरी हैं दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर सभी थैंक यू जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं वो अपने हौसलों के बल पर ही आगे आते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश ही नहीं और विदेशों में भी हमारे खिलाड़ी, विशेषकर दिव्यांगों की अगर हम बात करें तो वो नए नए कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद और दिव्यांगता के होने के चलते भी वो अपने हौसलों के बल पर ही इतना आगे बढ़ पाते हैं। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है कि किस तरह से उनको ये हौसला मिलता है? सर देखिए, ऐसा है, खेल इतना ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए जी। जैसे हम लोग, मेरा मानना यह है, जैसे हम लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं भगवान की, तो हमारा एक शरीर एक हमारा मंदिर है, और हम जितनी सेवा इसकी करें या देखभाल करें इतना फिट रहेंगे जी इसके लिए। और जैसे आप जनरली सभी लोगों को देखते होंगे, जितने प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, शरीर को फिट रखते हैं, ऐसे ही दिव्यांगों के लिए भी ये भी ज़रूरी है कि अपने शरीर को फिट रखें, आगे बढ़ें और साहस बनाए तो मुकाम ज़रूर हासिल होगा। जी। हम अक्सर देखते हैं कि जो साधारण मनुष्य है, जिसके पास सारे हाथ पैर मौजूद हैं, सारे अंग उसके मौजूद हैं, वो भी कई बार आलस कर देता है। तो इतना साहस इन खिलाड़ियों में, इतना हौसला कहाँ से आता है? सर, आज का जो युग है जी, इसमें दिव्यांग, जो हमारे दिव्यांगजन हैं या हम दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो किसी भी स्तर पे आम जो व्यक्ति है उससे पीछे नहीं है, और उनके जो हौसले हैं या उनके अंदर जो प्रतिभा है उसकी कोई कमी है नहीं। जी। अभी विदेशों में देख लीजिए, पैरा ओलंपिक्स या और गेम्स जो हैं, क्रिकेट के अलावा में और गेम्स में भी हमारे जो ये डिसेबल्स प्लेयर्स हैं कितने सारे गोल्ड्स और भी मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और अगर हम बात क्रिकेट की करते हैं जी, तो इसमें भी हमारी जो टीम्स हैं, अभी 2019 में हमने इंग्लैंड में ही इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड कप भी जीता था जी। और उसके अलावा जो जितने दिव्यांगजन खिलाड़ी हैं, अब जो हमारी नॉर्मल क्रिकेट हो रही है, इनसे बहुत ही प्रोत्साहित हो रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। कई एकेडमीज़ ऐसी हैं जो इनको निःशुल्क कोचिंग दे रही है जी। या हमारे राज्य में जो हमारी दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड है वो इनके लिए लगातार भरसक प्रयास कर रही है। इनको अच्छे ग्राउंड्स अवेलेबल करा रहे हैं जिनसे इनका हौसला और ज़्यादा बढ़े और ये अच्छी क्रिकेट खेले। जी। तो क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्या चुनौतियां हैं? देखिए, थोड़ा सा सर इसमें जो भी जनरली हम जैसे खेलता देखते हैं तो थोड़े से मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर थोड़ी सी चाहिए। मतलब दिव्यांग खिलाड़ी भी जनरल खिलाड़ी से कम नहीं है। जैसे हम स्टैंडिंग क्रिकेट की बात करेंगे तो कैलीपर के साथ हमें थोड़ा सा रनर देना पड़ेगा उसमें। मतलब उसमें एक टीम में 3 रनर अलाउ होता है, इसमें नियम दिया गया है दिव्यांग क्रिकेट में, और ये इससे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी आता है जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। जी। गिरीश जी, चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कैसे देखते हैं? एक कोच होने के नाते, बीसीसीआई लेवल ए कोच हैं आप, तो आप किस तरह से इन चुनौतियों को देखते हैं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए? सर, मैं एक कोच के नाते आपको अपना अनुभव बताता हूँ जी, कि अगर हम नॉर्मल प्लेयर को क्रिकेट सिखाते हैं जी, तो उसके पास जो एक नॉर्मल खिलाड़ी है, संसाधन है, क्रिकेट की किट्स हैं, उसको आने जाने में, प्रैक्टिस करने के लिए कोई असुविधा नहीं होती। और जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और ख़ासकर उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो बहुत जो 13 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जो पहाड़ी जनपद हैं, वहाँ के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अब सबसे पहले पहाड़ों में तो सर उनको एकेडमीज़ नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो नॉर्मल प्लेयर्स की हैं वहाँ उनको अलाउड नहीं होता। हमने देहरादून में इनके लिए एकेडमी बनाई। अब यहाँ अगर वो इतनी दूर से प्रैक्टिस करने आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत है, वो चुनौती उनके सामने है। बिल्कुल। फिर उनको खाना भी खाना है, उसके लिए उनको बैट्स भी लेने हैं,
जो अब खेल के सामान है सर आजकल महंगे भी आते हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चुनौती तो उनके पास रहने की और फिर उनके लिए व्यवसाय की भी है। तो ये चुनौतियां सर उनके सामने जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा है। जी परिमल जी, आप दृष्टिबाधित संस्थान से जुड़े हुए हैं और दृष्टिबाधितों से आपका ज़्यादा वास्ता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किट की अभी आप बात कर रहे थे, तो क्या जो दृष्टिबाधित हैं या जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए स्पेशल टाइप की किट्स आप लोग मंगाते हैं, बनवाते हैं? हमारे जो दिव्यांग क्रिकेटर हैं या दिव्यांग फुटबॉलर जो भी बोल लीजिए, जिसको दृष्टि दिव्यांगजन जैसे हमारे प्लेयर हैं, उसमें संसाधन तो वही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम क्रिकेट बॉल होगी हमारी बजर वाली होगी, जैसे हम बॉलिंग हम करते हैं तो हम अंडर आर्म बॉलिंग करनी होगी उसको जी। और जो मान लिया हम पैड्स का यूज़ करते हैं, वो पैड्स का यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें रनर भी दिया जाता है। और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले हैं जी। जो और फुटबॉल में भी हमारे अभी आज की डेट में मैं कहूँ तो 4 प्लेयर हमारे NIVH उत्तराखंड से राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं जी। बजर की आपने बात की थी, तो क्या किसी विशेष प्रकार की साउंड उसमें से निकलती है? अच्छा। जब बॉलिंग को हम अंडर आर्म करते हैं तो वो छन छन की आवाज़ आती है जी। ऐसे ही हमारी फुटबॉल में भी उसमें भी आवाज़ आती है, बर्ज की आती है जी। तो उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसको जरा कॉन्सेंट्रेट से उसको पता लग जाता है साउंड का कि इस डायरेक्शन में फाउंड करेगा, इस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, इस डायरेक्शन में। जैसे गोलकीपर भी होता है वो आवाज़ देता है पीछे से, तो उसी डायरेक्शन में गोल मारता है जी। और हमारा अभी उत्तराखंड की टीम गई थी खेलने, उसमें 4 प्लेयर हमारे फुटबॉलर थे, तो उसमें जो उत्तराखंड की टीम का है जो हमारा NIVH से शोभेंद्र सिंह ने 4 गोल किए थे भारत के लिए जी। सबसे ज़्यादा गोल उसी ने किए थे। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये बेटर परफॉर्मेंस देते हैं सर। तो एक विशेष प्रकार की जो है मॉडिफिकेशंस इन किट्स में की जाती हैं या इन उपकरणों में की जाती हैं जिससे कि हमारे जो दृष्टिबाधित भाई हैं वो अच्छी तरह से खेल सकें। खिलाड़ी को आइडिया हो जाता है कि अब बॉल आने वाली है जी। लखेड़ा साहब, हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं बैरियर फ्री जी। मतलब जो दिव्यांगजन की बात आती है उसमें एक बैरियर फ्री होता है। बैरियर फ्री का मतलब इन्वायरमेंट उसको उसके अकॉर्डिंग ढालना होता है। चाहे हमारे संसाधन की बात कर ले, चाहे हमारे ग्राउंड की स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो उसमें थोड़ा सा बैरियर फ्री मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं बच्चे जी। गिरीश जी, क्रिकेट की ही हम चर्चा आज कर रहे हैं, तो राज्य में अभी क्या स्थिति है कि क्या उपलब्धियां हैं, कैसे खिलाड़ी आपने चयन किया है उनका और क्या उनकी उपलब्धियां हैं, थोड़ा बताइए। सर, अगर हम दिव्यांग क्रिकेट पे आज बात कर रहे हैं जी, तो राज्य के लिए मैं आप बता दूं हमारे 13 जनपदों में जो दिव्यांग क्रिकेटर्स को हम सर्च करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, जो पहाड़ी राज्य है उसमें कुछ सभी डिस्ट्रिक्ट में तो हम नहीं कर पाए, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा या इधर हल्द्वानी, इधर कोटद्वार, हमने इनके लिए एक ट्रायल का आयोजन करा कि इस ट्रायल के द्वारा हमें जो राज्य में अच्छे दिव्यांग क्रिकेटर हैं उनका पता लग जाए जी। उनको हम राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाएं और राष्ट्रीय स्तर पे लाके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना हमारा काम था। तो इसके लिए हमने कुछ जनपदों में उत्तराखंड के कैंप लगाया, वहाँ से हमें अच्छे खिलाड़ी मिले। उसके बाद हमने जो 2 मंडल हैं हमारे, गढ़वाल और कुमाऊँ, दोनों की टीमें बनाई। उसमें हमने रुद्रपुर में स्कूल्स में वहाँ इनकी एक सीरीज़ कराई। तो उसके आधार पर हमने जो उत्तराखंड की टीम चयनित करी, फिर हमने अपने यहीं 5 या 6 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करा, जिसमें कर्नाटक, बड़ौदा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य राज्यों की टीमें आई, जिससे हमें ये लगा कि इसमें हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसमें 2 लड़के हमारे अभी साउथ अफ्रीका जाने का जो आगे प्रोग्राम है उसमें चयनित हो रखे हैं। और अभी दिल्ली में भी कल और परसों नॉर्थ जोन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें हमारे कई खिलाड़ी प्रतिभाग करने गए हैं जी। परिमल जी, मैं देख रहा हूँ कि आप स्वतः एक दिव्यांग हैं, तो क्या अनुभव रहता है आपका कोच के नाते, कितना टफ होता है? थोड़ा टफ तो होता ही है थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, इसमें कोई भी आप गेम खेलेंगे उसके लिए फिटनेस की ज़रूरत होती है, फिटनेस ज़रूरी है। अगर फिटनेस आपकी है तो आपके लिए कोई भी काम आसान नहीं है, मतलब उसमें आप सभी चीज़ें इजीली हो जाती हैं। नहीं तो अगर आप एज ग्रुप भी मान लीजिए, दिव्यांगता के बारे में ही कहेंगे तो अगर दिव्यांगता का जैसे बढ़ती हुई एज होगी तो बढ़ती हुई एज में भी समस्या आती है। लेकिन अगर आप फिजिकल चैलेंज भी हैं और अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जनरल क्रिकेट भी खेलता हूं और सर से तो मैं जुड़ा हूं 5-6 सालों से जी। और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं जी। ऐसा नहीं है। और मेरी मतलब जो
मैं खेलता हूँ, मैं दूसरे लोगों से, मुझे 2-3 बार मैन ऑफ द मैच मिला है सिर्फ फील्डिंग के बलबूते, कैच और रन आउट। और आप देखेंगे भी, अगर आपको कहीं मौका मिले तो मेरी क्रिकेट खेलते हुए, तो हमारे साथ 2-3 बच्चे और भी हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन फील्डिंग का स्तर बहुत अच्छा है जी। और कोच साहब ने बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रैक्टिस कराते हैं जी। बैटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। गिरीश जी, आप अपने अनुभव बताइए, क्योंकि आप जो हैं वो एक जनरल कोच होने के साथ साथ दिव्यांग कोच भी हैं और बीसीसीआई नेशनल ए लेवल के कोच हैं आप, तो आपको कैसे लगता है एक जो यूजुअल प्लेयर है उसकी कोचिंग में और एक दिव्यांग को कोच करने में? सर मैंने तो क्रिकेट ये लगा लीजिए जब एक क्रिकेट की उम्र होती सीखने की 7-8 साल से स्टार्ट कर दिया था जी। उसके बाद मैंने जब उत्तराखंड राज्य पूरा यूपी में था, अंडर 16, 19 जी, उत्तर प्रदेश से खेला, फिर मैं गोवा गया, मैंने वहाँ कैंप करा रणजी ट्रॉफी का, राजस्थान आया, वो नॉर्मल क्रिकेट थी मेरी, राजस्थान से रणजी ट्रॉफी अंडर 22 खेलना। तो उसके बाद मैं सर एज के हिसाब से आदमी कोचिंग लाइन में आ जाता है, तो मैंने बीसीसीआई का लेवल 1 कोच पास करा। उस कोर्स को पास करने के बाद नॉर्मल्स को तो मैं कोचिंग देता ही था, और नॉर्मल को कोचिंग देना थोड़ा दिव्यांग जन के प्रति आसान है जी। स्किल्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन नॉर्मल्स प्लेयर के लिए उसका ग्राउंड में आना, प्रैक्टिस करना जी। और बच्चों के साथ उसको क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। अब दिव्यांग जन की अगर हम बात करें उनको कोचिंग की, तो उनके लिए सबसे पहले तो हमें एकेडमीज़ की व्यवस्था कराना, फिर उनको लाना ले जाना, और फिर उनको जो हम कोचिंग देते हैं, अब सामान वही है, रूल्स वही हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन सबसे पहले हमने उनको ये देखना है कि भाई हम ऐसी जगह उनकी व्यवस्थाएं करें जहां उनको कुछ मतलब जो डेंजरस बॉल्स वगैरह ये सब चीज़ें दिव्यांगजनों को ना लगे, उनको रहना खाना उनके लिए और सुविधाएं थोड़ा आम प्लेयर्स के मुकाबले डिफरेंट हैं, उनके लिए हम व्यवस्थाएं करते हैं उनको, और उनको कोचिंग भी हम बहुत अच्छे प्रकार से देते हैं, जैसे आम प्लेयर्स को हम देते हैं उसी तरह उन्हें कोचिंग देते हैं। स्किल्स तो निश्चित तौर से जो नॉर्मल प्लेयर है उसके मुकाबले थोड़ी सी कठिनाइयां तो उसमें होती हाँ, हैं। बिल्कुल है सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी जिक्र किया था कि हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए चयनित किए गए हैं, जिनमें दीपक, मैं समझता हूं कि दीपक का अहम रोल है उसमें, घरेलू क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस होने के चलते उसका चयन हुआ है। तो इन हीरो की तलाश किस तरह से आप लोग करते हैं? सर तराशना बाद का काम है, एज ए कोच आप जी मैं बता रहा हूँ सर आपको, लेकिन पहले उसकी खोज है कि प्रतिभा की खोज करना। सर प्रतिभा की खोज हम उत्तराखंड राज्य से ही, अपने राज्य से लेते हैं जी। तो हमने इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट्स में कैंप लगाए थे, तो वहाँ जैसे कुछ लड़के आए तो हमें उनमें ये 1-2 लड़के जो हमारे आगे सिलेक्ट हुए हैं या पहले DPL वगैरह में भी खेलने गए, तो मैंने देखा वहाँ पे कि यार ये लड़के अच्छी क्रिकेट, जैसे हमारे कैप्टन ही हैं परमिल जी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे मीडियम पेसर हैं, फील्डर बहुत अच्छे, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो हमें ये सब इन्हीं खोजों से जो ट्रायल्स हैं उन्हीं के बेस पे प्लेयर मिले। फिर आगे हमने देखा भाई इनकी परफॉर्मेंस हुई तो ये अपने आप सेलेक्ट हुए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, क्योंकि चयनकर्ता बाहर से आते हैं तो वो इनको चयन करते हैं। जैसे अभी साउथ अफ्रीका के लिए 2-3 प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में हैं, शामिल हो रखे हैं, और आगे भविष्य में अभी और जो सीरीज़ होनी है तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी कुछ अच्छे प्लेयर हमारे उत्तराखंड राज्य के जो आगे सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल। और जितना हमसे इनके लिए हो रहा है कोचिंग में, हम यही दे रहे हैं इनको, ज़्यादा से ज़्यादा मैच दे रहे हैं, अच्छे ग्राउंड्स दे रहे हैं, जो बोर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं वही ग्राउंड्स हम इनको अवेलेबल करा रहे हैं। वही अगर हम कैंप भी लगाते हैं तो इनके लिए अच्छे कोचेस बुलाते हैं बाहर से। तो हमारी जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड है, तो इन दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए पूरी मदद कर रही है, जितना हम चाह रहे हैं कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के अपना नाम कमाएं, हमारे राज्य का और हमारा देश का नाम कमाएं और अपना भी नाम कमाएं। बिल्कुल। परिमल जी, आप स्वतः में एक प्रेरणा हैं हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। आप इस स्तर तक पहुंचे कि आप उत्तराखंड जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है उसके आप टीम के कप्तान हैं। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा, आपकी खोज कैसे हुई और आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे? सर एक्चुअली क्या है, मैं पहले क्रिकेट मतलब बचपन से खेलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया जी। ब्रेक आने के मतलब थोड़ा सा, या तो मान लीजिए व्यावसायिक कुछ मतलब बिजी शेड्यूल इतना रहा कि मैं नहीं टाइम दे पाया। जैसे मेरी पोस्टिंग 4 साल अल्मोड़ा रही तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत थी। जैसे ही मैं NIVS देहरादून वापस आया 2007 से, फिर मैं रेगुलर उसी प्रैक्टिस में अपने वसी में आ गया। और जैसे कोच साहब से मिले तो कोच साहब ने अच्छी प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रेरित किया, बताया ये गलतियां हैं। और प्रैक्टिस करने से तो एक मतलब ये प्रैक्टिस करना इतना ज़रूरी है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की तो आप खेल नहीं पाएंगे।
तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं सर, मुश्किल तो नहीं होता है, अगर मन में है तो कोई मुश्किल नहीं है जी। आपको सिर्फ मुकाम पाना है तो आप थोड़ा साहस करना पड़ेगा, और जनरली आपको मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ खोना तो पड़ेगा है आपको। तो आपने फिट रहें और स्वस्थ रहें। उस गीत की पंक्तियां आपने याद दिला दी कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए सर। तो मन में अगर दृढ़ संकल्प आप हैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हौसले होने चाहिए, और आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये इसी के इर्द गिर्द है कि कितना हौसला है हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों में, जो वो ऐसा कुछ कर गुजरने की हसरत रखते हैं और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। सरकारी तौर पर क्या, ये सवाल मेरा आप दोनों से है कि सरकारी तौर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों के जो खेल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए? कुछ प्रोत्साहन सरकार देती हो, किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए सर, इसमें हमारा थोड़ा सा मानना यही है, अगर मतलब इनको भी इतने बेनिफिट्स मिले जितने जनरल क्रिकेट में मिलते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बच्चे और आगे निकल के जाएंगे। जैसे थोड़ी संसाधन की कमी होती है तो संसाधन भी जुटाना जरूरी है उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे दूर दराज से, रूरल एरियाज से आते हैं। तो आप इंटीरियर समझ लीजिए, जैसे आप अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, दूर दूर से हैं, अगर इनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जी, आप क्या समझते हैं गिरीश जी? सर, अगर हम सरकार के प्रोत्साहन की बात करें दिव्यांग खेलों के लिए या दिव्यांग क्रिकेट के लिए, तो सरकार इस पे काम कर रही है। सर, कभी कभी अगर हमें ग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो खेल मंत्रालय, जो हमारा खेल सरकार, हमें ग्राउंड अवेलेबल कराते हैं, और भी उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर आपको इस क्रिकेट में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जी। तो प्रोत्साहन क्या वादे भी उन्होंने करे हैं, और हमने उनसे, जैसे हमारे खिलाड़ियों को बाहर जाना होता है उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए भी हमने उनसे आग्रह करा, या कुछ संसाधन भी हमने उनसे मांगे हैं, तो उन्होंने हमसे कह रखा है कि हम जितनी हमसे मदद होगी हम आपकी करेंगे। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से 13 ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें अधिकांश पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी ज़िलों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वहाँ के जो दिव्यांग खिलाड़ी हमारे, उनके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि वो भी मुख्य धारा में आएँ और वो भी जो है ये जो कुछ भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ ले सकें? सर, उसके लिए हमने एक एकेडमी, मैंने बताया था आपको पूर्व में भी, देहरादून के बंजारावाला में, जो नॉर्मल शाम को नॉर्मल प्लेयर वहाँ सीखते हैं, मॉर्निंग में हमने उनसे आग्रह करा कि आप हमें सुबह के लिए दे दीजिए। फिर हमने जो हमारे बाहर जो क्रिकेटर्स हैं हमारी टीम के, जो अन्य जनपदों में रहते हैं, पहाड़ी जनपदों में, उनके लिए हमने रहने की व्यवस्था, या हमारी कोई सीरीज़ होती है तो हम उनको एक दिन पहले, या कैंप लगता है तो वो 2-3 दिन पहले आते हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्थाएँ कराते हैं, और जो भी उनका अकोमोडेशन है या प्रैक्टिस की सुविधाएँ, हम उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं, मतलब हमारी जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड है कर रही है प्रयास जी, और आगे भी हम उनके लिए करेंगे कि वो क्रिकेटर आगे निकले। हम हौसलों की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये अपने हौसलों के बल पर ही इतना आगे पहुंच पाते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी बच्चे में ऐसी लगन है जो अन्य बच्चों के अलावा, जो नॉर्मल बच्चा है उसके अलावा, वो बिल्कुल अपने कार्य के प्रति अर्जुन की तरह बिल्कुल धनुष बाण उठाए और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है? ऐसे बच्चे मेरी नज़र में हैं, चाहे अगर हम उनको स्पेशल बच्चे कह दें, या इस दिव्यांग में भी कई कैटेगरीज, हम कुछ भी ले लें, चाहे उसमें D4 डंप है, ब्लाइंड है, स्पेशल चाइल्ड्स हैं, या व्हील चेयर वाले हैं। अब देखें ना, व्हील चेयर के साथ हमने तो व्हील चेयर का भी टूर्नामेंट कराया सर, कितना टफ होता है, और उनके भी हौसले ऐसे हैं कि वो भी चाहते हैं हम इंडियन टीम में खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हमें खेलने को मिले, और वो मेहनत भी कर रहे हैं सर। लड़के प्रैक्टिस करते हैं सब अपना, गांव में अगर उनको ग्राउंड नहीं मिल रहा तो वो खेत में ही पिच बना के प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, तो हौसले उनके, बिल्कुल मंजिलें उनकी बहुत हैं सर जी, बहुत अच्छी मंजिल है, मेहनत भी कर रहे हैं और आगे निकल भी रहे हैं सर। जो दृष्टिबाधित हैं हमारे, ब्लाइंड्स हैं बच्चे, तो उनके साथ में क्या स्पेशल चुनौतियाँ आपको आती हैं? जो एक नॉर्मल जो अपनी आंखों से देख सकता है उसके लिए तो बातें अलग हैं, लेकिन जो बिल्कुल देख नहीं पाते उनके लिए क्या चुनौतियाँ हैं, या आप लोगों को एज ए कोच क्या चुनौतियाँ आती हैं? लखेड़ा साहब, देखिए ऐसा है, जब आप दृष्टि दिव्यांगजन की बात करेंगे तो दृष्टि दिव्यांगजन एक, मतलब एक उनकी शक्ति लुप्त हुई है, लेकिन जो दूसरी शक्ति है, आप एक कनेस्थेटिक सेंस बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है। अगर आप किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन, सशक्तिकरण वाले दिव्यांगजन से किसी से भी मिलेंगे तो आप आज मिलेंगे, आज आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और 1 साल बाद मिलेंगे तो आपकी साउंड से वो बंदा आपको पहचान लेंगे, क्योंकि उनका कनेस्थेटिक सेंस जो है इतना डेवलप हो चुका होता है। हम तो देख करके पहचानते हैं वो, लेकिन वो एकदम हेयरिंग सेंस से एकदम पहचान लेते हैं। और उसको थोड़ा सा ये है, उनको थोड़ा सा मतलब
टारगेट देने की ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है, और वो अच्छा कार्य करके दिखाते हैं उसमें जी। वो जनरल प्लेयर की तरह ही अच्छा खेलते हैं जी। तो एक सिक्स सेंस आप कह सकते हैं कि उनके अंदर होती है। जी सर, जी सर। जिसके चलते वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं जी सर। और कुछ करने का हौसला जो है उनमें दुगना हो जाता है। जी सर, उसको कैनेस्थेटिक सेंस ही बोलते हैं सर। तो अगर आप उसको ट्रेंड करेंगे तो उनसे वो कुछ भी कर जाएंगे। जी, ये इतना उनको practice हौसला, की जरूरत है, इतना हौसला हौसला हमारे इतना होता है। दिव्यांगों के पास है। आगे एज ए कोच आप बताएं कि क्या योजनाएं हैं, किस तरह से खिलाड़ी आगे हमारे बढ़ेंगे और अभी आने वाले जो सत्र हैं वो क्या क्या हैं, जरा बताइए। सर अभी जो हमारी योजनाएं हैं दिव्यांग क्रिकेट पे जी। तो हमारी योजनाएं ये हैं कि अभी हम 11 राज्यों का एक टूर्नामेंट देहरादून में कराना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे और जो कुछ प्लेयर अभी नहीं खेल पाए, पीछे सीरीज़ में उनके कॉल्स भी आते हैं और किसी के माध्यम से मैसेज भी आता है कि भाई हमें भी मौका दीजिए, तो हम उन प्लेयरों को भी उसमें शामिल करेंगे। या बाहर हमारे राज्यों में प्लेयर जाते हैं, जो हमारी टीम जाएंगे अभी, जैसे बड़ौदा वगैरह के हमारे दौरे हैं, तो उनको उसमें सम्मिलित करेंगे जिससे प्लेयर आगे जो इंडियन टीम बाहर जानी है उसमें उनका चयन हो सके। जी। तो कितनी कितनी उम्मीदें आप लोगों को हैं अपने खिलाड़ियों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के? सर जैसे जैसे गेम मिलेंगे तो परफॉर्मेंस आएगी निकल करके ना जी। और जितनी हमने बात की सुविधा हम देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इंटीरियर से भी बच्चे जो भी आ सकें उनको प्रैक्टिस दें और ताकि वो आगे आके परफॉर्मेंस अपनी दिखा पाएँ। जी। अच्छा, कोई दिव्यांग, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में लोग हैं, तो वहाँ कोई अगर दिव्यांग खिलाड़ी है, व्यक्ति है जो जो समझता है कि उसके अंदर इतना हौसला है, वो आगे बढ़ सकता है, तो वो क्या करे, कैसे जुड़े, कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकता है? सर उसके लिए हमने प्रत्येक जनपद में एक अपना जो कोऑर्डिनेटर है वो नियुक्त कर रखा है। जी। और अब आजकल तो देखिए तमाम 13 जिलों की हाँ, बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें भी हम अपने मैचेस जो हमारे होते हैं या जो ट्रायल्स होते हैं उसके लिए बार बार एडवर्टाइज करते हैं। जी। या जैसे कुछ संस्थान हैं जो दिव्यांगों के, जहाँ अच्छे नए युवा लड़के हैं, तो वहाँ जो उनके इंचार्ज वगैरह हैं उनसे भी हमारी जो एसोसिएशन है संपर्क करती है। जी। तो बहुत सारे लड़कों के कॉल भी आ रहे हैं जो अभी इन पिछले मैचों में नहीं खेल पाए, आगे वो जरूर आने हैं, और जिसके लिए हमने अभी 11 राज्यों की सीरीज करनी है, या हमारी टीम ने बाहर जाना है, या अभी हमारा मार्च अप्रैल में कैंप लगाने का भी आयोजन है, जिसमें हम 7 दिन के करीब का कैंप लगाएंगे, जिसमें और नए लड़कों को हम लेके आएंगे, जैसे चंपावत से आने हैं, कुछ हल्द्वानी से। और उसके अलावा हमारी एक योजना है कि अगर मान लीजिए भाई उनको देहरादून आने में कोई परेशानी है, जैसे कुमाऊं वालों के लिए, तो हम उनके लिए हल्द्वानी में भी एक योजना हमारी, जैसे हमने पहले भी करा रुद्रपुर में, कि हम हल्द्वानी में कैंप लगा देंगे, इधर देहरादून में लगा देंगे, फिर उनका एक कैंप लगाएंगे। उससे उत्तराखंड के राज्य की जो टीम है उसमें जो अच्छे लड़के उनको चयनित करेंगे, और जो नहीं हो सके उसके लिए हम उनको कैंप के माध्यम से, मतलब अगर मान लीजिए हमने कुमाऊं का करना है तो हम हल्द्वानी लगा देंगे जिनको आने में सुविधा हो, और इधर देहरादून। तो इस माध्यम से भी हम उनको ट्रेन करेंगे। जी। आप राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान से आते हैं, तो वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हैं आगामी जो हमारे सत्र होने वाले हैं खेलों के? सर देखिए, हमारे यहाँ तो मान लिया आप प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेशन आपका हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। जी। हमारे यहाँ एक कोच साहब है नरेश सिंह निहाल जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसे इंडियन टीम फुटबॉल टीम जो हमारी दृष्टि दिव्यांगजन की, उसके असिस्टेंट कोच भी हैं वो। अच्छा। और उनको असिस्टेंट कोच का मिला है, तो और सुबह से शुरू हो जाते हैं, और आजकल भी अभी तैयारी चल रही है, और प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, अच्छा करके दिखाएंगे सर। जी। पैरा ओलंपिक्स की आपने बात की थी, मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी हमारे राज्य में हैं जिन्होंने कि इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि किस तरह से पैरा ओलंपिक्स में भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग कर सकते हैं और देश और हमारे राज्य का नाम आगे कर सकते हैं? सर पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स दोनों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। और मनोज सरकार जी तो उनके एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जब कोई प्लेयर्स बड़ा हो जाता है, नाम कमाता है, तो उससे जो नए युवा खिलाड़ी हैं वो बहुत सारे मोटिवेट होते हैं, और हम भी उनको समय समय पर मोटिवेट करते हैं कि आप देखिए कि इन्होंने कितना नाम रोशन करा, आप भी अपना नाम रोशन करिए। तो उससे खिलाड़ी सर मोटिवेट हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारे नॉर्मल खिलाड़ी हैं, ये जब एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो क्या इनसे भी आप लोगों को कुछ मदद मिल पाती है, किसी तरह की कोचिंग की या कुछ गाइडेंस इन बच्चों के लिए?
देखिए सर, मेरे साथ जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला था जी, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे गगन खोड़ा जी हो गए, या और प्लेयर्स हैं मेरे थोड़े सीनियर भी हैं, जैसे मुझे मोहम्मद कैफ, और कुछ मेरे से जूनियर्स भी थे। तो ये जब खिलाड़ी इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए, मेरे उनसे बातचीत होती है। जैसे अपने ऋषभ पंत से ही मेरी, जब मैं हरिद्वार का भी सेलेक्टर था पीछे कई साल जी, क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड का, तो मैंने कहा भाई हमारे जो दिव्यांगजन हैं इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पॉन्सर की बहुत दिक्कत आती है जी, सर। अगर हम इनके लिए कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो आजकल रहना खाना ड्रेसेस, तो स्पॉन्सर्स की समस्या को लेकर मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे ये कहा भी आप करिए इनके मैचेस, जितना हमसे होगा हम इनके लिए मदद करेंगे, और सभी सुविधाएं दिव्यांगजन को बने, हम यही प्रयास करते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं जो हमारे ये जो दृष्टिबाधित आपका संस्थान है, यहाँ के खिलाड़ी अब तक कितनी ऊंचाइयों तक पहुँच चुके हैं? सर देखिए ऐसा है, कोई एक अनुभव आपका इस तरह का? कि अनुभव सर, पहले हमारी जो राष्ट्रीय टीम है ब्लाइंड फुटबॉल टीम की, उसका कैप्टन हमारे उत्तराखंड से हुए हैं पंकज सिंह राणा, और अभी फिर उसके बाद NIVS से हमारे, और फिर शिवम सिंह नेगी जो वो भी इंडिया उससे उत्तराखंड हमारी NIVS टीम से रहे हैं, वो भी उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है उसका इंडिया टीम का। और अभी 4 प्लेयर हमारे खेल रहे हैं राष्ट्रीय टीम में जी, तो वो भी NIVS के हैं, जैसे साहिल हैं, शोभेंदर हैं, और आकाश हैं, और शिवम सिंह नेगी हैं। जी, गिरीश जी, आप क्या संदेश एक देना चाहते हैं जो हमारे युवा दिव्यांग खिलाड़ी हैं? मैं अभी ऋषिकेश में भी गया था, मैंने 5 दिन का एक कैंप जो स्पेशल चाइल्ड्स होता है उनके लिए, वहाँ मैंने उसका प्रशिक्षण लिया, या मैंने इन्हीं के लिए 3.5 साल की 3 साल की एक डिग्री ली है, स्पेशल बीएड जिसको कहते हैं जी। तो आने वाले बच्चों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा भविष्य खेलों में दिव्यांगजन का आ रखा है। हमारी भारत सरकार देखिए ना, अब दिव्यांगों के लिए कितना कर रही है। आज दिव्यांगजनों के लिए, उनको खेलों के लिए तो प्रशिक्षित कर ही रही है, और जो आने वाले ओलंपिक्स और राष्ट्रीय खेल हैं उसमें हर खेल को उन्होंने सम्मिलित किया, और जो खेल नहीं सम्मिलित है उनको भी सम्मिलित किया है। और क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट का भी बिल्कुल ओलंपिक्स में सम्मिलित वह है, जिससे मुझे लगता है कि दिव्यांगजन आगे आएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे, और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जी, परिमल जी, गिरीश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसलों से परिचित ही नहीं कराया बल्कि उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें हमने बात की दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसलों को लेकर। जैसा कि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। तो हम सभी को ये हौसला करना चाहिए और इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली बार अगले कार्यक्रम के साथ में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।